हेलो बच्चों, मैं हूँ शोभा मैम एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि करियर पॉइंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इट कवर्स 4 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। आपके लिए 4 मार्क्स कवर होता है यहाँ से। लेकिन कई बार क्या होता है, ये आसान तो होता है और कई बार मिस्ट्री से भरा होता है। ठीक है, तो चलिए आज इन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन को डिकोड करते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 4 मार्क्स को फिक्स करते हैं। ठीक है, so the first cartoon based question, so this cartoon based question is from which book? From the world politics book, right? अब यहाँ पर इस कार्टून को ध्यान से देखिए कि आखिर ये पर्सन जो है वो क्या बताना चाहता है। उसके दो हाथ में दो सिंबल है, एक में आपका सिंबल है दैट इज यूएन, तो दूसरे में आपका दिखाया गया है वॉर। तो यहाँ बोल रहा है इफ द राइट वन डोंट गेट यू, ठीक है, देन द लेफ्ट वन विल वॉर। ठीक है, तो अगर राइट सही डिसीजन ना ले पाए, अगर राइट कंट्रोल ना कर पाए, तो फिर क्या होगा, वार करेगा। तो वार होगा, वार लेकिन कौन लेकर आएगा? तो वार लाने के लिए डोमिनेंट कौन है? तो वार लाने के लिए डोमिनेंट है, जब हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर में आपके एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में यूनिपोलैरिटी आ गया था क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो गया। तो उसके बाद पावरफुल कौन रह गया? उसके बाद पावरफुल रह गया यूएस। ठीक है, तो आपके यूएन वाले चैप्टर में दिया हुआ है कि यूएन जो है क्या वो यूएस को करेक्टली बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये कार्टून वहीं से रिलेटेड है। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो व्हाट डज द कार्टून डिपिक्ट? तो ऑलरेडी आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये कार्टून क्या बताना चाहता है। तो ऑप्शन ए कहता है इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएन ऑन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ऑन द यूएनओ एंड रेलेवेंस ऑफ यूएनओ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ऑन द वर्ल्ड। ओके, सो आई थिंक कि दो बार यहाँ पर ऑप्शन रिपीट हुआ है। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या है। So the correct answer is what? That is influence of USA on UNO. ठीक है, तो influence किसका? USA का UNO के ऊपर में। ठीक है, तो UNO के ऊपर में US किस तरह से influence create कर रहा है, this particular part is related with that. ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। What message is given by the cartoon? कार्टून से क्या मैसेज दिया गया? ऑप्शन ए कहता है if UN fails then the US can control the world by its power. अगर यूएन फेल हो जाएगा, यूएन नहीं कंट्रोल कर पाएगा। तो बच्चों आपको पता है बेसिकली यूएन बना क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेलियर हो गया था और जिसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, राइट। तो बच्चों आपको पता है कि यूएन बना क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था और लीग ऑफ नेशन के फेलियर की वजह से फिर क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कितना ज्यादा लॉस हो रहा है, ह्यूमन लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, हेरिटेज का लॉस, सबका लॉस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वर्ल्ड जो है वो और तीसरा वार अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि यूएन बनाया जाता है और इसका बेसिक पर्पस ही होता है पीस करना और कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो तो उसको पीसफुली रिजॉल्व करना और कोऑपरेशन के बारे में बात करना। ठीक है, इसलिए यूएन बना। तो लेकिन अगर यूएन ही इस चीज में फेल हो जाएगा तो जो डोमिनेंट कंट्री है वो तो वर्ल्ड को लीड करने लगेगी, वो अपना डिक्टेटरशिप एक तरह से स्टैब्लिश करना शुरू करेगी। तो आखिर इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है? If UN fails, then the US can control the world by its military power. अब भी कहता है economic superiority of the US and veto power of permanent member of UN and US is the largest contributor to UN. तो यूएन में सबसे ज्यादा बजट तो उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वीटो पावर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। क्या आपको लगता है कि ये कार्टून वीटो पावर के बारे में मैसेज दे रहा है या फिर यूएस के लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर के बारे में मैसेज दे रहा है, इकोनॉमिक सुपेरियरिटी के बारे में बता रहा है, और या फिर ये एक्चुअली बता रहा है अबाउट द मिलिटरी पावर ऑफ द यूएस? ओके, तो करेक्ट आंसर है इफ यूएन फेल्स देन द यूएस कैन कंट्रोल द वर्ल्ड बाय इट्स मिलिटरी पावर। ठीक है, अगर यूएन फेल हो जाएगा तो यूएस कैन कंट्रोल द वर्ल्ड बाय इट्स मिलिटरी पावर। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई दिस कार्टून इज नॉट रेलेवेंट टुडे? क्या लगता है आज ये कार्टून है, तो व्हाई दिस इज नॉट रेलेवेंट इन दिस पर्टिकुलर पीरियड? तो इसके लिए ऑप्शंस दिए हैं। यूएन हैज बिकम मोर पावरफुल। क्या आपको लगता है कि आज के इन कंपैरिजन पास्ट यूएन बहुत पावरफुल हो गया क्योंकि यूएस को कंट्रोल कर सकता है? ऑप्शन बी कहता है मेनी न्यू पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज्ड। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यूएन से भी ज्यादा पावरफुल ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट कहता है कंट्रीज आर नॉट हैविंग
एंड ऑप्शन डी कहता है नाउ मेनी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स हैव इमर्ज्ड। तो आपको क्या लगता है बच्चों, करेक्ट आंसर को ऑब्जर्व लॉजिकली थिंक कीजिए, ठीक है। तो दैट इज नाउ मेनी सेंटर्स ऑफ पावर्स इमर्ज। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स हमने पढ़ा, दैट इज द कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। यूरोपियन यूनियन जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन कंबाइंड मिलिट्री जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री भी है, ठीक है। इसके अलावा एक साइड में जापान पावरफुल है, दूसरे साइड में चाइना पावरफुल है, ठीक। हमने साउथ कोरिया के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अलग अलग रीजनल ब्लॉक्स भी आ गए। तो आज का टाइम जो है ना, दैट इज हम कह सकते हैं कि एक्चुअली फुल्ली यूनिपोलैरिटी नहीं है। अगर हम चाहे प्रॉपर तरीके से तो अल्टरनेटिव जो है पावर्स वो कंट्रोल कर सकती है, वो भी को डोमिनेट कर सकती है, ठीक है। तो नाउ मेनी सेंटर्स ऑफ पावर्स emerge, so that's why this not relevant today. Now what is the primary objective of UN? तो अभी मैंने बताया, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। To foster economic ties of the developed nation, to promote international peace and cooperation. ऑप्शन सी कहता है टू इरेडिकेट टेररिज्म, और ऑप्शन डी टू प्रमोट हेल्थ केयर। आपको क्या लगता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन? चलिए आंसर करते हैं, दैट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपका अगर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन पूछा जाए तो यहाँ से आपको टू ऑब्जेक्टिव मिल गया, टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, ठीक है। आप छोटे छोटे पीसेस को यानी कि छोटे छोटे पार्ट को भी क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके दो अलग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड प्रमोट व्हाट, एंड प्रमोट कोऑपरेशन, राइट, एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्या है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली एंड ट्राई टू मेक कोऑपरेशन बिटवीन द डिस्प्यूटिंग कंट्रीज रादर देन गोइंग फॉर वॉर, ओके। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। नाउ दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड योर कंट्री यू कैन पे अस टू रिबिल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये पावरफुल लोग हैं जिन्होंने इनकी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो बोल रहे हैं हमने तो आपकी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब आपको पैसा देना पड़ेगा हमें इसे कंट्री को बिल्ड करने के लिए। हम आपको बिल्ड करके देंगे कंट्री, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। हम तो पावरफुल है, हमने आपकी कंट्री डिस्ट्रॉय कर दी। यानी एक तरफ से ये सोल्जर्स ये कह रहे हैं कि हम आपकी कंट्री को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं और हम आपकी कंट्री को रीबिल्ड करेंगे, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सच में पैसों की बात हो रही है, राइट? तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है that we accept natural resources like what, like oil as payment। तो हम natural resources को as a payment accept करते हैं, ना कि पैसे को। अब यहाँ पर जब बात आती है ऑयल की, कहाँ पर जा रहा है? डेफिनेटली जहाँ आज के टाइम पे वॉर हो रहा है ना, यानी कि गल्फ कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, इराक के बारे में बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर ऑयल का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। तो एक बार आप पढ़ लेना व्हाट इज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, ओके। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ग्लोबल स्ट्रेटेजी? अब इनमें से कौन सा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ग्लोबल स्ट्रेटेजी? तो ऑप्शन ए वाटर, बी ऑयल, सी लैंड एंड डी ऑटोमोबाइल। आई होप कि सबने आंसर गेस कर लिया है, एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑयल इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन अकाउंट्स फॉर अबाउट व्हाट 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन? अब यहाँ पर रीजन का नाम देखिए, यूरोप, चाइना, गल्फ रीजन एंड जापान। तो ऐसा रीजन जहाँ पर वर्ल्ड के यानी कि ग्लोबल ऑयल का 30% रिसोर्स अवेलेबल है, तो वो कौन सी कंट्री होगी? आंसर क्या है? दैट इज द गल्फ रीजन इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, व्हिच गल्फ कंट्री वाज इन्वेडेड बाय यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किस गल्फ कंट्री पर अटैक किया था, इन्वेड किया? ऑप्शन ए इराक, बी सऊदी अरेबिया, सी कुवैत और डी क्या है? ईरान। तो अगर अटैक के बारे में बात करें तो कहां पर अटैक किया था? इट वाज अटैक इन इराक, ठीक है। सऊदी अरेबिया पर अटैक नहीं हुआ, तो इसलिए सऊदी अरेबिया मत लिखिएगा आप, ठीक है। तो कहां पर अटैक हुआ था? इराक पे। तो हाँ, आज के टाइम पे भी वार चल रहा है, तो ये एमसीक्यू आपका कवर हो सकता है। और यहाँ पर एक्चुअली ये 2025 का क्वेश्चन है, वहां पर ये जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, those who are solving the PYQs previous years question, तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है वो इस साल नहीं आएगा, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा।
जो पास्ट में आया हुआ है यानी कि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आप उसे भी कवर जरूर। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इवन कार्टून भी रिपीट होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, या किसी ने कह दिया अरे ये क्वेश्चन 2025 में आया है, हमें अभी इसे करने की क्या जरूरत है, तो ऐसी गलती मत कीजिए, उसको छोड़ के नहीं जाइए, बल्कि आप कवर कीजिए, क्योंकि सीबीएसई एक सेट बनाता है, जैसे कई सारे सेट बनाते हैं, अलग अलग रीजन पे अलग अलग सेट है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर मान लो आपका सेट जो है वो सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है, तो रैंडमली भेजते कहीं पर भी जो भी सेट भेजते हैं, ऐसा नहीं डिसाइडेड होता कि यहाँ पर ये, और रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए पीवाईक्यूज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीवाईक्यूज के साथ साथ अब आपको ये भी पढ़ना है कि जो न्यू आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, जब हम चैप्टर पे रिवाइज करते हैं ना बच्चों, तो चैप्टर रिवाइज करने के टाइम पे भी आप उस पेज में, यानी जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसमें जो कार्टून है ना, उसके आसपास के पॉइंट को जरूर पढ़ के रखना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ही कवर होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं बाहर से लेकर आया जो आपके बुक का पार्ट है। हाँ, कई बार ट्रिकी जरूर बनाते हैं कि डायरेक्ट नहीं, और बेसिकली क्या होता है ना कि आप इग्नोर करके चले जाते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा क्या नहीं। हर चैप्टर को रीड करने टाइम एक बार कार्टून जरूर से चेक व्हाट दैट कार्टून इज एक्चुअली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएसए टू अटैक द गल्फ कंट्री। आखिर गल्फ कंट्री पर अटैक करने का यूएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर बोला है गेट कंट्रोल ऑन द ऑयल रिसोर्सेज, सी कहता है टू गेट द टेरिटरी, सी कहता है टू एस्टैब्लिश दिस आर्मी, एंड डी कहता है टू स्टॉप यूएसएसआर फॉर एंटरिंग दिस रीजन। अब करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, तो डेफिनेटली आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, करेक्ट आंसर है दैट to get control on what? To get control on the oil resources. Okay? अब अगला क्वेश्चन, which country has attacked any other country to have control on oil resources? तो अब इसके बाद में अब यहाँ पर कौन सी ऐसी कंट्री है जो किसी भी कंट्री पर अटैक कर सकती है उसके ऑयल रिसोर्स कंट्रोल करने के लिए। तो भाई अभी तो ये एकदम विजिबल है, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम में कौन सी कंट्री है, तो डेफिनेटली इट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, which one of the following country is rich in oil resources। अब इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो ऑयल रिसोर्सेज में रिच है। ऑप्शन ए कहता है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटाली, एंड ऑप्शन डी कहता है वियतनाम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, तो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट आंसर। सऊदी अरेबिया जो है करेक्ट आंसर है। Now which one of the following is an example of a war for getting control of the natural resources like oil। अब इनमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ अ war for getting control on what? On the natural resources, और वो नेचुरल रिसोर्स क्या है, दैट इज ऑयल। तो अब इनमें से कौन सा वार जो है ऑयल से रिलेटेड है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बनाया है जहाँ पर आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि पर्टिकुलर यही क्वेश्चन that is the Gulf War, है ना। Gulf War जो है that is actually taking control over the natural like oil। Okay? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, which one of the following is the most appropriate message given by the cartoon। अब हमने कार्टून कौन सा लिया था बच्चों, कार्टून हमने देखा कि हमने आपके कंट्री को डिस्ट्रॉय किया है, अब आप क्या कीजिए, हमें पे कीजिए, हम आपको रीबिल्ड करके देंगे। तो अब रीबिल्ड करने के लिए उन्होंने मांगा क्या, ऑयल मांगा। तो अब which one of the following is the most important, most appropriate message जो इस कार्टून में दिया है, तो ऑप्शन ए कहता है ऑयल इन एन इजन, ठीक है, ऑयल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, ऑयल जो है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ऑप्शन बी कहता है ऑयल इज चीप फॉर मेकिंग पेमेंट, ऑप्शन सी कहता है बिग पावर्स कैन अटैक द स्मॉल कंट्रीज ग्रैब ऑयल रिसोर्सेज, एंड ऑप्शन डी क्या कहता है that oil producing countries जो है they need the help of big powers। So do you think that oil producers really need the help of the big powers? Do they really? क्या आपको ऐसा लगता है, अभी रिसेंटली जो वार हो रहे हैं उसमें आप देखिए क्या सच में किसी को हेल्प चाहिए बिग पावर्स की, दे आर देमसेल्फ बहुत पावरफुल है, ठीक है, और उनके ऑयल रिसोर्सेज को ही कंट्रोल करने के लिए पावरफुल लोग वहां पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ का आंसर क्या होगा आपका, द करेक्ट आंसर इज बिग पावर्स कैन अटैक। बड़े पावरफुल कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अटैक करते हैं
स्मॉल कंट्रीज के ऊपर टू ग्रैब ऑयल रिसोर्सेज, क्योंकि ऑयल को जो वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अर्निंग करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा और रूल भी करेगा, है ना, क्योंकि इसके बिना एनर्जी रिसोर्सेज नहीं चल सकते। क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट? और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक्स में किस चीज का सिंबल है, तो आप दो साइड दो इमेजेस को देखिए, ये एक्चुअली श्रीलंका के प्रॉब्लम से रिलेटेड है, एंड दिस टाइगर रिप्रेजेंटिंग एलटीटी एंड दिस लायन रिप्रेजेंटिंग सिंहला। ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन क्या बोला है, दैट व्हिच कम्युनिटी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द लायन sitting on the one end of the stick. So that is what already we said that it is Sinhala community, right? It is what? It is Sinhala. Okay. Next question क्या है आपका? That what is the meaning of LTT? Written on the tiger shown in the cartoon. अब ये सारे क्वेश्चन है कहाँ से? आपके जो साउथ एशिया, कंटेम्पररी साउथ एशिया के, जहाँ पर हम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका पढ़ते हैं, बस उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है। तो अब एलटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ए कहता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द एलम, राइट? बी कहता है लिबरेशन तमिल्स ऑफ द एलम, सी कहता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, एंड डी कहता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। चलिए देखते, सॉरी, लिबर्टी टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। तो ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी लिबरेशन तमिल्स, यहाँ लिबरेशन तमिल्स ऑफ द एलम, यहाँ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द एलम, ठीक है, और यहाँ पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, तब जाकर आपका LTTE का फुल फॉर्म कंप्लीट है। बट इट इज अगेन दिस इज आल्सो LTTE, लेकिन लिबर्टी टाइगर्स नहीं, लिबरेशन। तो इन वर्ड्स की जाल को जब एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन, तो उस जाल में नहीं फंसना, और इसे कब नहीं फंसोगे, आप प्रॉपर स्टडी करोगे। ठीक है, नाउ व्हिच कम्युनिटी इन श्रीलंका हैड फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड? तो श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी को है वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करती है? क्या सिंहला करती है, या तमिल्स करते हैं, या बुद्धिस्ट, या क्रिश्चियन? अगर हम बात करें, यहाँ पर दो रिलीजियस ग्रुप में दिया हुआ है, तो बुद्धिज्म इज द मेजोरिटी रिलीजियस कम्युनिटी का, और दूसरी तरफ जहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थी, तो वो कौन से दो कम्युनिटीज है? एक है तमिल, श्रीलंकन तमिल्स, और एक है सिंहला। सिंहला मेजोरिटी में है और तमिल्स जो है वो माइनॉरिटी में है, और सिंहला अपने प्रिविलेजेस को नहीं चाहता है और तमिल्स को कोई प्रिविलेज चाहता है। वहां पर पूरा का पूरा डोमिनेशन था सिंहलास का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन करेक्ट होगा आपका तमिल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रॉब्लम इज बीइंग डिपिक्टेड बाय द कार्टून? तो अब इस कार्टून में कौन से प्रॉब्लम्स बताए गए? तो बच्चों ये जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना, तो इन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन से और एक बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कवर करती है कि ये आपका टोटल टॉपिक भी कवर करता है। तो अब इस कार्टून को रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्या रिवाइज करना है? आपको रिवाइज करना है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, हो सकता है इस साल उससे आपके मेजर क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में 6 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, तो आप जरूर से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका पढ़कर जाइएगा। ओके, नाउ व्हिच प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय द कार्टून? इकोनॉमिक इंबैलेंस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। क्या इसमें आता है? तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को ये कवर करता है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे तो आपके 4 MCQ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये रिपीटेड होते हैं अलग अलग ईयर्स में भी, तो वहां पर क्वेश्चन बदले हैं, तो हमने वो क्वेश्चंस इसी कार्टून में पूरा कवर कर लिया ताकि आपका एक जो कार्टून है वो एक वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं, द टाइगर सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बदला है, वहां पर ये नहीं बोला था कि टाइगर सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड डिपिक्टिंग व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में टाइगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड में बोला था टाइगर सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं बोलूं तो शायद यहाँ पर एक गड़बड़ है इस क्वेश्चन में कि राइट हैंड साइड या फिर आपका लेफ्ट हैंड साइड है,
तो एक बार हम इमेज में चले आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली अगर हम ये देखें तो दिस इज द राइट एंड द लेफ्ट साइड, राइट। तो राइट हैंड साइड में एक्चुअली कौन है, सिनहलाज है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, टाइगर है। तो यहाँ क्वेश्चन में शायद गड़बड़ी हुई थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, बट इट विल बी व्हाट, ये लेफ्ट होगा नहीं, ये आप सॉरी राइट होगा नहीं, इट विल बी लेफ्ट हैंड साइड होगा। और ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हाँ, लेकिन उस समय सब्जेक्टिव है। तो द टाइगर सिटिंग ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको अब तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ये किसे कर रहा है, तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है। अब यहाँ पर आप पढ़कर देखें कि से एलटीटी के अलग अलग वर्ड्स को, या लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईस्ट, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल, वो हैबिट हो गई ना लिबरेशन, तो हम लिबरल लिबर पढ़ देते हैं, ठीक है, होती है ऐसी गलती। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका फ्रॉम 1983 onwards was based on which of the following, ठीक है। तो श्रीलंका में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था फ्रॉम 19 onwards, ये किस पर बेस्ड था, डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, communities by the government between, discrimination by the government between two regions, और discrimination by the government between two regions, right, religions, ठीक है। यहाँ पर religion पूछा है, यहाँ पर region दिया है, और यहाँ पर discrimination communities, ठीक है, discrimination communities by the government between two, and discrimination by the government between two political parties। तो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, ठीक है। टू कम्युनिटीज में डिस्क्रिमिनेशन है, ओके। यहाँ पर कम्युनिटीज वर्ड चला गया बच्चों, तो यहाँ पर आप कम्युनिटीज ऐड कर दीजिएगा, इस साइड में आपका टू कम्युनिटीज आएगा, टू कम्युनिटीज वर्ड को आप ऐड कर दीजिएगा, और आपका आंसर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, ओके। अब अगला क्वेश्चन, which one of the following statement of Sri Lankan crisis तो अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट श्रीलंकन क्राइसिस से रिलेटेड है। इंडिया डिड नॉट इंटरफेयर इन द क्राइसिस एंड केप्ट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, डिड नॉट इंटरफेयर इन द क्राइसिस एंड केप्ट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, इंडिया ने अपने आप को दूर रखा, क्राइसिस में कोई इंटरफेयर इंडिया ने नहीं किया। इंडिया आस्क्ड द यूनाइटेड नेशन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, क्या इंडिया ने यूएन को पूछा था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका and got involved in the solution of the problem, and India snapped its diplomatic relations with Lanka during the crisis। तो आखिर इंडिया ने क्या किया था, श्रीलंका के प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर किया था या नहीं किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड गॉट इन्वॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, और इसके लिए क्या भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा था, राइट, इंडियन पीस फोर्स भेजा था। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, इट वाज राजीव गांधी। ये भी बन सकता है ना कि किस प्राइम मिनिस्टर के साथ साइन किया था। इसके बाद ये भी हो सकता है कि क्या इंडियन पीस फोर्स ने इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए, यानी कि फुलफिल करने के लिए श्रीलंका में इंटरफेयर किया था जाके एलटीटी के साथ में, लेकिन अब यहाँ पर एलटीटी के साथ में अगेंस्ट में वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनसे लड़े थे। क्या सच में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, ठीक है, या इंडिया जो है प्रॉब्लम बिना सॉल्व हुए रिटर्न आ जाती है इंडियन पीस फोर्स, और अगर वापस आ जाती है तो क्यों आती है, तो क्योंकि श्रीलंकन लोगों को ये एक्चुअली लगता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही है, दे वर अनवांटेड देयर, राइट। तो इसीलिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है अपने ऑब्जेक्टिव को बिना अटेंड किए रिटर्न आ जाती है, ठीक है। Now the next question, what message does the cartoon convey? अब इस कार्टून से क्या मैसेज आता है, that Sri Lankan government managed to balance the two rival groups। क्या सच में दोनों राइवल ग्रुप, तो लड़ने वाले ग्रुप गवर्नमेंट मैनेज कर पा रही थी। बी कहता है both the groups were against the government, दोनों क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। सी the government treated both the communities equally, and D it was very difficult to
maintain balance between the two rival groups in Sri Lanka. So the correct answer is what? That is definitely option. It was very difficult to maintain balance between the two rival groups in Sri Lanka. Okay. Now this question is again from world politics, and this from where? This is from the rise of Chinese. ठीक है, तो अब rise of Chinese economy में cycle is taken as a symbol of China. One side, that is back side, representing the dollar symbol, and side that is symbol of communism. So what is the meaning of this particular cartoon? What meaning does this cartoon convey? चलिए इससे related सारे क्वेश्चन हैं. Now which one of the following is the valid reason to cycle represent China? आखिर चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए साइकिल को क्यों यूज किया गया? तो चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ साइकिल इन द वर्ल्ड. बी, इट इज द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो क्या साइकिल इज द सिंबल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना? एंड सी, इट शोज पॉवर्टी इन चाइना. एंड डी, पॉपुलैरिटी ऑफ साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट इन चाइना. So what is the correct answer? So the option is what? That is China is the largest user. Actually China में ज्यादा यूज है, ठीक है, तो उसे रिप्रेजेंट साइकिल को एज यूज किया गया है. ठीक है. Now what does the dollar in the rear wheel of the cycle depict? यानी कि बैक साइड में क्या था? बैक साइड में डॉलर था. तो अब डॉलर यहाँ पर क्या डिपिक्ट करता है? ऑप्शन ए, द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इकोनॉमी ऑन चाइना. 50% पार्टनरशिप. तो क्या दोनों के बीच पार्टनरशिप हुआ था? ऑलरेडी इस पर वीडियो पब्लिश हुआ है ना बच्चों. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना. ये 1970 के बाद में चाइना ने क्या किया? अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन को ब्रेक किया और उसके बाद में यूएस. लेकिन क्या सच में यहाँ पर 50% का पार्टनरशिप? डिपेंडेंस ऑफ चाइना ऑन यूएस इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एड टू चाइना बाय यूएस. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Correct answer is option A, that is the influence of the US economy. On what? Influence of the US economy, China. Okay. Now, which form of economy was popular initially in China? तो initially मतलब शुरुआती टाइम पे किस तरह की इकोनॉमी चाइना में पॉपुलर थी? कैपिटलिस्ट, लिबरल, सोशलिस्ट और मिक्स्ड. चलिए देखते हैं what was the economy. तो it was the socialist economy. यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी आइडियोलॉजी के फॉलोवर्स थे. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ की कोई इकोनॉमी हो क्या कहेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी. ओके. नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैसेज गिवन बाय द कार्टून? तो चाइना इज ओपन बस इकोनॉमी जो है वो केवल प्राइवेटाइजेशन के साथ यानी कि बस के साथ में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर. चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विद यूएस. चाइना ने ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश किया. चाइना वर्क्स ओनली विद द यूरोपियन. कहीं लिखा है कि चाइना के यूरोपियन कंट्री के साथ काम करेगा? ऑप्शन डी कहता है चाइना हैज अडॉप्टेड डॉलर एज इट्स करेंसी. चाइना ने अपनी करेंसी के रूप में अडॉप्ट किया है. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. द करेक्ट आंसर इज व्हाट? दैट चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विद यूएस. चाइना ने क्या किया है? ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश किया है एक्चुअली यूएस के साथ में. ठीक है, इसीलिए डॉलर को एज ए सिंबल दिया है. नाउ दिस इज द कार्टून फ्रॉम वेयर? दिस इज द कार्टून फ्रॉम इंडिया. राइट. अब ये जो कार्टून है, ये कार्टून क्या कहता है कि कांग्रेस तो गिर चुकी है और इतने सारे लीडर्स हैं और बच्चों हो सकता है यहाँ विजिबल ना हो बिकॉज आई हैव टेकन कार्टून डायरेक्टली. तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी है, इन चीजों को आप पढ़िएगा कि आखिर ये क्या है. तो यहाँ पर 3 ऐसे चीज गया है. यहाँ पर कांग्रेस जो कि सोया हुआ है यानी कि गिर गया यानी कि लॉस हो गया, और यहाँ बताया गया है सिंबल दैट इज इमरजेंसी. तो ये कांग्रेस जो गिरा हुआ है यानी कि ये 90 रिजल्ट है. कांग्रेस पार्टी की हार होती है. क्यों हार होती है? क्योंकि तो उन्होंने क्या की थी, क्या किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुआ था, मीसा पास हुआ था और सेंसरशिप लगाया था और मीडिया की आजादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने ऐसे काम किए जो एक्चुअली सही नहीं थे और इमरजेंसी लगाना भी गलत था. इमरजेंसी जो है उस समय लगाना भी गलत था. तो उसी के अगेंस्ट 1970 का इलेक्शन रिजल्ट आता है विच इज रेफरेंडम. ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है. तो 1977 से आपको क्या क्या पढ़ना है मैं ये भी बता देती हूँ. यहाँ आप इलेक्शन रिजल्ट पढ़िएगा. महीने के बाद इलेक्शंस होते हैं, 18 मंथ्स के बाद इलेक्शन.
इलेक्शन होने के बाद कौन सी पॉलिटिकल पावर में आती है, पॉलिटिकल पार्टी? तो बच्चों जनता पार्टी पावर में आती है, और पहली बार ऐसा होता है। व्हाई दिस 19? So this is the first time in the Indian political history that a non-Congress government, non-Congress party formed the government at center, and name of that political party was the Janata Party. But very important, Janata Party itself is the coalition of parties. Okay, जैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग जो खुद कांग्रेस पार्टी में थे, बट दे अपोज इमरजेंसी, दे बिकम द पार्ट ऑफ जनता। और कुछ लोगों ने आपका अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से निकल करके दे आल्सो मर्ज विद जनता पार्टी। के अलावा आपके जो भारतीय जनसंघ वगैरह, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है, इन सब ने जनता पार्टी बनाई। और उसके बाद में जनता पार्टी बनने के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर कौन बने? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम आया, तीन लीडर्स के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिला। एक आपका किसकी प्रॉब्लम देख, एक आपका प्रॉब्लम था लीडर मोरारजी देसाई के अलावा जो है नेक्स्ट लीडर कौन थे? चौधरी चरण सिंह, और तीसरे थे मोस्ट पावरफुल लीडर्स थे अपने टाइम के पावर को लेकर एसेस थे। लेकिन इस 1970 एक्चुअली था, डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया था जनता पार्टी ने, लेड बाय होम? लेड बाय जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने लोकनायक, ठीक है, और जेपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका रिजल्ट, ये पढ़िएगा। और प्राइम मिनिस्टर बनते मोरारजी देसाई, लेकिन 24 मंथ से कम उनकी सरकार चलती है, गिर जाती है। फिर उसके बाद चौधरी चरण सरकार आती है, लेकिन वो भी 4 महीने के बाद में वाइंड अप हो जाती है। तो उसके बाद में तो खैर, दिस इज एक्चुअली cartoon is the election result of 1997, and here the people those who are standing, they are actually the leaders of the party, right? Opposition. चलिए, अब तो मैंने पूरा कार्टून ही कर दिया, तो अब आपको क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे। So the cartoon depicts a giant figure labeled Congress, tied down by various fates like what? Visa, censor and 46। डायरेक्ट बोल दिया। कार्टून क्या है? इस कार्टून में जाइंट फिगर जो है गया कांग्रेस को, और यहाँ पर आपका सेंसर, वीसा और 46 है, ये सारे पॉइंट कवर किए गए हैं। टाइड डाउन बाय वेरियस फेट्स लाइक वीसा, सेंसर एंड 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो व्हाट डज दिस विजुअल मेटाफर प्राइमरीली सिग्निफाई? आखिर ये विजुअल मेटाफर प्राइमरीली किस चीज के बारे में बताता है? नंबर 1, द ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग द 1970। क्या ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंथ को बताता है? द वेरियस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर दैट बिकम बैगेज फॉर कांग्रेस इन द 1970 इलेक्शन। ऑप्शन सी कहता है द सक्सेसफुल implementation of social welfare schemes by the government and the alliance of the Congress party with international organization। क्या लगता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो हमने कहीं नहीं देखा, सोशल वेलफेयर स्कीम का तो बात ही नहीं था, और क्या ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है? पार्टी जब है, यानी सरकार गिर गई है। जब सरकार गिर गई तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? डेफिनेटली जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था उन्हीं के बारे में है। द वेरियस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर दैट बिकेम बैगेज for the Congress in election. Okay. So option B, the baggage represent the unpopular decision made during the emergency। तो यहाँ से आपको और एक क्वेश्चन मिल रहा है that 3 unpopular decision taken by the Congress during which period? ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो यहाँ पर वो भी आपको मिल गया, राइट। इमरजेंसी के टाइम पे क्या अनपॉपुलर डिसीजन लिया था? एक आपका लिया था प्रेस सेंसरशिप, राइट, ये कवर हो गया। इसके बाद में दूसरा क्या लिया था डिसीजन? सेकंड था आपका क्या? दैट इज 42nd अमेंडमेंट, किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और तीसरा क्या था? मीसा। ठीक है, तो ये हो गए 3 अनपॉपुलर डिसीजन। इसके अलावा तो प्रिवेंटिव डिटेल वगैरह ये सब कुछ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रिलेटेड है आपका किससे? मीसा से रिलेटेड है। दैट मीसा मेंशन्ड एज अ शैकल इन कार्टून, so was a controversial law used extensively in emergency।
तो मीसा मेंशन एज अ shackle in the cartoon and it was a controversial law used extensively during the emergency. And what was its primary function? इसका प्राइमरी फंक्शन क्या था? ये जो मीसा लगाया गया इमरजेंसी के टाइम पे और ये कंट्रोवर्शियल जो है लॉ के रूप में आया, तो आखिर इस पर्टिकुलर कार्टून में ये जो मीसा बताया, मीसा का प्राइमरी फंक्शन क्या था? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सब्सिडीज टू द रूरल पुअर। अगर ये रूरल पुअर को इकोनॉमिक बात होती तो कांग्रेस पार्टी की हार होती क्या? नेक्स्ट, टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड एक्सप्रेशन। अगर फ्रीडम ऑफ द प्रेस और एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो सेंसिटिव नहीं होती, तो लगा तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम नहीं है। टू अलाउ द गवर्नमेंट टू डिटेन इंडिविजुअल्स विदाउट ट्रायल अंडर प्रिवेंटिव, एंड ऑप्शन बी कहता है टू रेगुलेट द इंटरनल इलेक्शन विद इन द जनता पार्टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी है दैट मीसा स्टैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर में आपका क्या आता है? अभी अभी मैंने बताया प्रिवेंटिव है, ठीक है। तो टू अलाउ द गवर्नमेंट टू डिटेन, किसी को भी वो अंडर प्रिवेंटिव एक्ट के तहत जो है अरेस्ट कर सकती है, जिसमें ये ऑप्शन है कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खतरा दिख रहा है तो वो उनको अरेस्ट कर लेंगे, है ना। तो वहां पर कोई नोटिस देने की ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इंक्वायरी वगैरह होती है, ये सारा काम किया जिसके बेसिस पे कितने सारे लोगों को अरेस्ट एक्चुअली गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मीसा का भी आपको क्या है, दैट मीसा स्टैंड फॉर व्हाट? मीसा स्टैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एंड इट बिकम अ सिंबल ऑफ स्टेट रिप्रेशन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से, दैट सेवरल लीडर्स आर शोन स्टैंडिंग ओवर द फॉलन फिगर, है ना, कई सारे लोग सामने फॉलन फिगर के रिप्रेजेंटिंग द अपोजिशंस विक्ट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीडर्स वर सेंटेड टू द नॉन कांग्रेस विक्ट्री। तो बेटा इस नॉन कांग्रेस पार्टी की लीडर्स रिस्पॉन्सिबल का नाम याद रखिए। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी एंड संजय गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई एंड जयप्रकाश नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल एंड डी लाल बहादुर शास्त्री। तो बहुत आसान है रिकॉग्नाइज, तो इट वाज ऑप्शन बी मोरारजी देसाई बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ पर जो है मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण कहा गया है, दे आर द मोस्ट वाइटल लीडर, और जेपी नारायण जो है यानी कि जयप्रकाश नारायण वाज द मोरल फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट। और यहाँ मैंने वो सारे लीडर्स के नाम है जो इस इलेक्शन इंपॉर्टेंट लीडर्स है, तो नाम पढ़िएगा, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, चरण सिंह राजगुरु। तो आपके में मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण आपने नाम पढ़ा, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, और एक अनकॉमन नाम जो आपने लिया दैट इज राजनरेन। ओके, ठीक है। अच्छा, राजनरेन से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको और बताना चाहते हैं कि ये राजनरेन है जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया, ठीक है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट फाइल किया था कि दैट 1971 के इलेक्शन पे इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट जो है सर्वेंट को बहुत ज्यादा यूज किया था। एज पर रूल जो है आप इलेक्शन कैंपेन करते हो द मैटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, आप उसको गवर्नमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए होते, पब्लिक पर्पस के लिए होते, पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो इसी पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आता है तो डिसीजन में इंदिरा गांधी को का जो इलेक्शन है उस इलेक्शन को क्या किया गया, इनवैलिड कर दिया गया, और जब इनवैलिड कर दिया गया, प्रूव हो गया, ऐसे कंडीशन क्या होता है, इंदिरा गांधी को रिजाइन देना पड़ेगा। और अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, समझ में आ रहा है कितना बड़ा उनकी था, ठीक है, इस वजह से ये जो आपका इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो डिसीजन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, दैट डिसीजन इज एक्चुअली कंप्लीट एज इमीडिएट कॉज बिहाइंड इमरजेंसी, ये पढ़ के जाइएगा, व्हाट इज द इमीडिएट कॉज बिहाइंड इमरजेंसी। के अलावा तो बहुत सारे, जैसे समय का इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा था, इंदिरा गांधी ने 1971 यानी इलेक्शन गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं गया, गरीबी बढ़ने लगी, और उसी समय अरब इजराइल वॉर होता है, तो जिस बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये क्लियर हुआ। और उसके अलावा बिहार मूवमेंट हुआ था, और बिहार में स्टूडेंट हुआ था, गुजरात में स्टूडेंट हुआ था, इसके अलावा जुडिशरी के साथ भी कर रहा था 19 भारती के। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, आपका राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू
सॉरी फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको हटा दिया था, है ना, ताकि वो लोग जो है बाकी लैंड रिफॉर्म कर पाए, अपर सील कर पाए प्रॉपर्टी का, ये सब तो अलाउ नहीं था क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी। ठीक है, ये सारा कुछ को लेकर बहुत ज्यादा मेजर रहते, फाइट्स रहते, ठीक है। अब उसमें फिर जो है जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जजमेंट आता है ना, तो उसे कहते हैं आग में काम, आग को और तेज करना। तो अब ऐसे में फिर क्या होगा, प्रोटेस्ट और बढ़ेगा और जयप्रकाश नारायण दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे जाकर के वो टोटल रेवोल्यूशन और इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन की डिमांड करते। तो ये हो गया आपका कॉजेस और इसके साथ साथ बात हमने यहाँ, तो ये वही लीडर है राज नरेन जो कि लीडर था जिन्होंने इंदिरा गांधी। Now the next question, the 42nd amendment has one of the heavy chain gun. So why was this amendment a major election? तो अगर आपको याद होगा that 46 है ये एक्चुअली किससे रिलेटेड है, तो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन है में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट में चेंज कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेजर पार्ट में चेंज कर दिया गया था और ये जो है कंट्रोवर्शियल होती है। इट वाज सीन एज एन अटेम्प्ट to centralize power and reduce the authority of the judiciary. It granted more autonomy to the state government. भाई state government को ज़्यादा autonomy. It was the amendment that officially abolished the zamindari system and it was passed to ensure the 1977 elections were held on time. बताने के लिए चलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इट वाज सीन एज एन व्हाट, as an attempt to centralize power and reduce the authority of the judiciary. ठीक है, जुडिशरी की authority को reduce करने के लिए एक्चुअली किया गया था और मेजर पार्ट ऑफ द हुआ था and that's why it is known as mini constitution and it shifted the balance of power heavily towards the executive. Okay, ज्यादा से ज्यादा पावर एग्जीक्यूटिव को दे दिया। Now again this image is from the world politics book. चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर्स। What does the lighter in the cartoon symbol? आखिर कार्टून में ये लाइटर किस का सिंबल? The earth being consumed as a source of fuel. तो अब यहाँ पर देखिए ये एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, लिखा हुआ है आपके कार्टून में। हाँ, हालांकि जब अगर ये कार्टून में आएगा तो एग्जामिनर ग्लोबल वार्मिंग आपके सामने करेगा, लेकिन हमने यहाँ इसलिए रखा ताकि आप कि आखिर ये कार्टून ये चिमनी क्या दिखाया गया है, दिखा रहा है कि दुनिया कैसे चल रही है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हो और उससे ह्यूमैनिटी का खतरा है। ठीक है, तो चलिए व्हाट डज द लाइटर इन द कार्टून सिंबलाइज दिस करते हैं। तो द अर्थ बीइंग कंज्यूम्ड एज अ सोर्स ऑफ fuel. ऑप्शन बी कहता है द कॉन्टिनेंट्स बीइंग बर्न्ड फॉर एनर्जी, द वर्ल्ड बीइंग यूज्ड अप फॉर पावर्स। ऑप्शन डी कहता है द ओशंस बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर इट्स रिसोर्सेज। तो क्या ओशंस को रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? वर्ल्ड बीइंग यूज्ड अप फॉर पावर, कार्टून में क्या कहता है ये? आप ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए करेक्ट आंसर चेक करते हैं। दैट द अर्थ बीइंग कंज्यूम्ड एज ए सोर्स ऑफ fuel. Okay, that is the answer. Next question, why are the fingers in the cartoon designed like chimney? तो फिंगर्स को चिमनी के रूप में कैसे डिजाइन किया गया, क्यों किया गया? तो आप इमेज देखिए, फिंगर्स को चिमनी के रूप में दिखाया गया है ना, यहाँ पर पूरे के पूरे चिमनी के रूप में। ठीक है, तो आखिर इसे चिमनी के रूप में बताने के पीछे क्या रीजन है? Why are the fingers in the cartoon like chimney? So to represent humans are supporting us. क्या चिमनी के थ्रू हम ये दिखा रहे हैं कि ह्यूमन अर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं? To show only humans are causing global warming, या फिर ये दिखा रहे हैं कि केवल ह्यूमन जो है वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्स, या फिर टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ चिमनी क्लीनिंग फैक्ट्रीज। तो चिमनी डेफिनेटली लगाई जाती है फैक्ट्री को क्लीन करने के लिए, लेकिन यहाँ फैक्ट्री की क्या लेना देना? टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? टू शो ओनली ह्यूमंस आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये बात तो है, वी आर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। हम इतना जो है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कल चल रही है, ईरान चल रहा है ना, किस तरह से अटैक हो रहे हैं, कितने बम गिराए जा रहे हैं, और इससे फिर क्या होगा? क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। क्या हाँ, द मेन थीम ऑफ द कार्टून को
अब इस कार्टून का मेन थीम क्या होगा? द सेलिब्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को क्या हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जहाँ दुनिया जले? ऑप्शन बी, द इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन वाइल्ड लाइफ। ऑप्शन सी, द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट टू सेव प्लैनेट। ठीक है, चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। दैट इज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग। इंडस्ट्रीज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। हम इंडस्ट्रीज को बनाते हैं लेकिन इको फ्रेंडली नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकर चिमनी हैज बीन शोन ऑन द पुश बटन ऑफ द लाइटर टू दैट। अब यहाँ पर एक थिकर चिमनी दिखाया गया है। अब वो थिकर चिमनी क्या है? अब देखिए, दैट इज द थिकर चिमनी जो यहाँ पर बटन को पुश करने के, आखिर इसका मतलब क्या है? तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। That thicker chimney has been shown on the push button of the lighter to show that a only human pollution. भी कहता है only developed countries contribute to pollution. भी कहता है pollution can be curbed by shutting factories, जब factories बंद कर देते हैं। Next, chimneys need made more efficient to save earth. ठीक है, ये आंसर चेक करते हैं। The answer is option A, only human can stop what? Only human can stop pollution. इंडस्ट्रीज को बंद करने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स, एनवायरनमेंट मेजर्स को अडॉप्ट करने से ही काम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्टून, दैट इज आल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक, दैट स्टडी द कार्टून गिवन बिलो केयरफुली, आंसर द दैट फॉलो। अब ये कार्टून अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कुछ कंट्रीज एंड दीज नेम्स also symbolize that particular organization. नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। The cartoon is related to one of the following regional organization, ASEAN, 7 और SAARC। तो बच्चों यहाँ पर किन कंट्रीज के नाम है? नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश। क्या ये एशियन के मेंबर है? क्या ये G7 मेंबर है, ब्रिक्स के या SAARC के मेंबर? तो द करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है they are the member of the SAARC country. Okay, now identify the member country whose name is missing in the cartoon. के नाम यहाँ पर, तो अगर आप कंटेम्प्रेरी साउथ कौन कौन से कंट्रीज है, बस इमेजिन कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कि यहाँ से कौन कौन से नाम मिसिंग है। साउथ एशिया में नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान, लेकिन इसके अलावा और कौन से नाम यहाँ पर से इमेजिन कीजिए, तो आपको नाम मिल जाएगा और आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए चेक करते हैं। करेक्ट आंसर अफगानिस्तान और डी पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली अफगानिस्तान दिया हुआ है, तो अफगानिस्तान नॉट डायरेक्टली पार्ट बट टेकन इट एज, और पाकिस्तान जो है ये तो इसके पार्ट में है, तो यहाँ पर इसीलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान किया गया है। क्या? लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, right? Now, what is the main objective of the organization related to the cartoon? तो सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बच्चों सार्क अगर नहीं तो सार्क पढ़ ली, सार्क के अंडर में साफ्ता पढ़ ली, और सार्क कंट्री जो है इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है, ये भी आपको वहां से पढ़ टॉपिक को करके जाएगी। ऑप्शन ए, टू इवॉल्व कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट, मल्टीलैटरल। बी कहता है टू रिजॉल्व बायलैटरल कंफ्लिक्ट। सी कहता है टू सॉल्व म्यूचुअल सोशल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, एंड डी कहता है टू फाइट टुगेदर अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है? चलिए चेक करते हैं। तो टू इवॉल्व कोऑपरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनते हैं, तो किस लिए बनते हैं? कोऑपरेशन के लिए बनते हैं अमंग मेंबर स्टेट थ्रू मल्टीलैटरल मींस। ये वो सारे और कंट्रीज है जो रीजनल ब्लॉक्स बना रहे हैं, तो इन सभी के प्रॉब्लम सेम है, तो इनका सॉल्यूशन भी ये यूनाइटेडली निकाल सकते हैं। तो ये रीजनल ब्लॉक्स बनाते हैं, अपने रीजन में अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ताकि इनका जो नीड्स है वो फुलफिल कर पाए, तो सार्क बना था। Now, which one of the following member country does not have an elected government? अब इनमें से कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कंट्री है जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं? नेपाल, मालदीव। चलिए चेक करते हैं आंसर। दैट इज व्हाट? भूटान। भूटान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। Now this cartoon is related with India's politics.
this last chapter, that is recent development. This is one of the major cartoon of that particular chapter. तो look at this. This is the roller coaster. इसमें इतने सारे लीडर्स जो अलग अलग ट्रैवल कर, ठीक है। तो कोई रथ यात्रा को लेकर चल रहा है, कोई मंगल इशू रहा है, कोई वेदांता एक्सप्रेस को लग रहा है, कोई वीपी हटाओ का नारा दे रहा है, ऐसे कई सारे नारे दिए। चलिए चेक करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। विच स्पेसिफिक पॉलिटिकल फेनोमेना ऑफ द लेट 1990। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आ गया है, दैट ऑप्शन ए द राइज ऑफ अ सिंगल पार्टी। क्या यहाँ पर कोई सिंगल पार्टी डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है? डी कहता है द इमर्जेंस ऑफ मल्टी पार्टी कोalition एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट। सी कहता है द ट्रांजिशन टू अ प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डी कहता है द कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ। क्या है करेक्ट आंसर? राइट, दैट इज ऑप्शन बी द इमर्जेंस ऑफ मल्टी पार्टी कोalition at 1989 is an era of what? It is an era of coalition, right? So multi-party coalition and unstable. The roller coaster looks of the structure spice instability of the national. और यहाँ पर instability को दिखाया गया है किस टाइम पीरियड का? नेशनल फ्रंट एरा, और एक्चुअली वो कोalition तौर पे किस, ये बताया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। The context of what? In the context of the National Front government, which unique political arrangement was seen for the first time? So option A, government supported by both BJP, the left front from the outside, a grand alliance between Congress and the BJP, a major government led by the Communist Party of India, a military-led interim administration. अब इनमें सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। So the correct answer is a government supported by both BJP and the left front. अलग आइडियोलॉजी है। बीजेपी आपका राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपका जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, लेफ्ट का सपोर्ट। डाउन ट्रोडन को एक प्राइवेटाइजेशन, तब दो अलग अलग विंग के एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल फ्रंट, है ना। और कांग्रेस ने एक्चुअली कांग्रेस को ज्यादा सीट पर डिसाइडेड टू अपोजिशन, राइट। तो द रोलर कोस्टर वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ दिस यात्रा ऑन दिस यात्रा, मतलब यहाँ पर एक्चुअली रथ यात्रा के बारे में, ठीक है, रथ यात्रा के बारे में दिया है। कि पुराना जो आपका जो बुक था वहां पर रथ यात्रा को प्रॉपर्ली किया गया है, न्यू बुक में एक्चुअली किया गया, डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि एक्चुअली 1992 बाबरी डिस्प्यूट, बाबरी मस्जिद तो अयोध्या डिस्प्यूट है, उससे जहाँ पर आडवाणी जी जो है रथ यात्रा निकालते हैं, इसके अगेंस्ट में वो जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का जजमेंट आया था ना, इसके अगेंस्ट में किससे रिलेटेड? बाबरी मस्जिद से रिलेटेड, तो उसे लेकर के दैट वन ऑफ द प्रीमाइसेस ओपन फॉर द डिवोटी क्या बात कर सकते, ठीक है। तभी तो इट लेड टू इमीडिएट मर्जर ऑफ ऑल अपोजिशन पार्टीज इन दिस। It intensified the debate on secularism and led to the rise of Hindutva politics. It resulted in the permanent abolition of the reservation policy, and it was organized to support the implementation of the Mandal Commission. तो भाई अगर हम बात करें रथ यात्रा की, भाई रथ यात्रा जो है वो मंडल कमीशन से तो रिलेटेड नहीं है, परमानेंट एबोल्यूशन ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी से नहीं, तो अब इनमें से क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर होगा intensified the debate on secularism, led the rise of our Hindutva politics. और L.K. Advani's रथ यात्रा did the political discourse toward religious identity benchmark and mobilized the BJP. यहाँ से बनना शुरू हुआ, but very controversial, है ना। Next question, the cartoon features leaders like VP Singh, Chandrasekhar, VP 1989 में प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद में फिर चंद्रशेखर जी की सरकार, which major policy decision by VP government change the social landscape। तो ये आपको पता है, आप ऑप्शन रीड कीजिए, हम चलते आंसर के, ठीक है। So what is the correct answer? That is the Mandal Commission. Options की implementation of Mandal Commission, recommendation for what? For OBC's reservation. Okay. Now the next question, again from World Politics. Then Mao's Little Red Book, and now whose capital is Red Power? एक्चुअली ये चाइनीज इकोनॉमी, एक माओ की वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी बारे में है, दूसरा जो है कैपिटल में
जो टर्न हो रहा था चाइना का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। यानी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है ओल्ड इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दोनों के बीच, दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सारा कुछ यहाँ है। ठीक है, चलिए, टू विच कंट्री आर दीज टू कार्टून्स रिलेटेड? ये जो दो कार्टून है कौन से कंट्री से रिलेटेड है? ए जापान, बी वियतनाम, साउथ कोरिया, डी चाइना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा इट इज रिलेटेड विद चाइना। ओके, रेड बुक इज रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी? रेड बुक कौन से आइडियोलॉजी से रिलेटेड है? ए कैपिटलिज्म, बी कम्युनिज्म, मैनिज्म एंड डी टेररिज्म। अगर रेड बुक की जब भी बात आती है इट इज रिलेटेड विद कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द रेड पावर टाई डिपिक्ट? रेड पावर टाई क्या डिपिक्ट कर रहा है? नेगेशन ऑफ कम्युनिज्म, एक्सेप्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म। क्या रेड पावर जो है वो कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्युनिज्म विद कैपिटलिज्म, कोई कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिल रहा है, या फिर कैपिटलिज्म का निगेशन? ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्युनिज्म विद व्हाट? कैपिटलिज्म। रेड पावर टाई डिपिक्ट coordination of communism with what? That is capitalism. Question number 4, what is the difference between then and now as per the cartoon? तो then and now, तो पहला अगर जब बात करें that was related, जहाँ पर पूरी तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमिकली रिलेटेड होकर, अब इसके बाद जब हम मार्केट, तो ए रिजिडिटी हैज इंक्रीज नाउ इन आइडियोलॉजी ऑफ देन, रिजिडिटी हैज डिक्रीज नाउ इन आइडियोलॉजी ऑफ देन। एक जगह बोल रहे हैं कि रिजिडिटी इंक्रीज हो रहा है नाउ इन द आइडियोलॉजी ऑफ देन, और रिजिडिटी हैड डिक्रीज यानी कि ये कम हो रहा है नाउ इन द आइडियोलॉजी ऑफ देन। द लीडर अंडर देन एंड लीडर अंडर नाउ बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। क्या चाइना में ऐसा था? द लीडर अंडर देम एंड द लीडर अंडर नाउ बिलोंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन, रिजिडिटी हैज डिक्रीज नाउ। अब ये जो है सेकेंड वाला इमेज जो है बताता है वो रिजिडिटी कम कर रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन खत्म कर रहे हैं, वेस्ट के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आल्सो रिलेटेड विद व्हाट? आल्सो रिलेटेड विद द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड दिस इज एक्चुअली दिस स्टार डिपिक्टिंग द सिंबल ऑफ यूरोपियन यूनियन। रिलेटेड विद दैट, so the above cartoon is related to which organization? Above cartoon is related with European Union. Okay, next question क्या है? That the above cartoon is about which one of the following? क्या global warming से related है? Failure to make a trade agreement, failure to drop the common constitution, failure to protect the environment. Actually failure to drop a common constitution, यूरोपियन यूनियन ने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनके मेंबर कंट्री बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर जो है परमिशन ग्रांट नहीं हुआ, सारे कंट्रीज का कंसेंट नहीं मिला, और इसीलिए इसको एक टाइटैनिक के रूप में दिखाया गया है जो आइसबर्ग से टकराता है और टूट, ठीक है, और ये फेलियर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सर्कल ऑफ स्टार शोन इन द कार्टून? द सर्कल ऑफ स्टार मेंबर स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन ऑफ, यानी अब यहाँ पर सर्कल ऑफ द स्टार से यूरोपियन फ्लैग में 12 गोल्ड स्टार यूज करके मीनिंग को पूछा जा रहा है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज यूनिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू कार्टून एस्टैब्लिश्ड? 1967, 1982 या 2006? द करेक्ट आंसर इज 1992। अगेन दिस पर्टिकुलर इमेज रिलेटेड विद द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये एक्चुअली बांग्लादेशी छात्र लीग का जो वहां पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड। द गिवन पिक्चर बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इट इज रिलेटेड विद बांग्लादेश से रिलेटेड है, ठीक है। तो बांग्लादेश वाला जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स प्रॉब्लम दिया है वहां से पढ़िएगा, और साथ ही साथ बांग्लादेश में जो लीडर से एक बाद एक किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के बाद में वहां पर मिलिट्री आती है, इस बारे में आप वहां जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमोरियल शोन इन द पिक्चर इज लोकेटेड एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो ये एक्चुअली रिलेटेड है कौन से प्लेसेस से? ढाका यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंसिडेंट्स रिलेटेड टू पिक्चर हैपन?
बाकी किससे रिलेटेड कब हुआ था? 19 तो बांग्लादेश ने बना था, 1975, 1987। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1987, ठीक है, जब वहां पर मिलिट्री रूल था। Now which military ruler was the cause for this memorial? वजह से ये होता है जनरल मुशर्रफ, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद, जियाउर रहमान या फिर जियाउल हक। तो करेक्ट आंसर लेफ्टिनेंट जनरल। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को हम इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जहाँ हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है हम करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस, ये टाइम हमें गंवाना नहीं, राइट, ये टाइम हमें गंवाना नहीं है। आज से आपके पास में 3 बचे हैं, बाद में मंडे आपका एग्जाम है, तो आपको टाइम इज वेरी प्रीशियस, और जो है सही तरीके से यूज कीजिए। नाउ द नेक्स्ट कार्टून अगेन रिलेटेड टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बहुत सारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स कार्टून कवर हो गए, तो और एक कोशिश करूंगी आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कराऊं जो आपका पूरा का पूरा कार्टून कवर हो, कुछ छूटे नहीं। नाउ द कार्टून यूजेस द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन टू चाइना's economic rise. What does the little man standing in front of the dragon likely represent? तो ये एक ऐसा कार्टून है तो वो कंटिन्यूअस ईयर्स में कंसेक्यूटिव, ठीक है, एक साल, इस साल आया फिर अगले साल भी यही कार्टून, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस कि मैं आपको कहती हूँ कि आप कार्टून को स्किप करके मत जाइएगा, साल आ गया तो अगले साल नहीं आया, ऐसा कार्टून था। तो द कार्टून यूजेस द ग्रेट वॉल एंड द ड्रैगन टू चाइना's economic rise. What does the little man standing in front of the dragon likely represent? आखिर ये जो यहाँ पर जो ग्रेट वॉल क्या है? चाइना को, ड्रैगन चाइना को रिप्रेजेंट। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह है तो इसे रोकना चाहता है, ठीक है। तो द चाइनीज लीडरशिप ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्या चाइनीज लीडरशिप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्या वो चाइना के पावर को कंट्रोल करना चाहता है? द यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी अटेम्प्टिंग टू होल्ड चाइना's इकोनॉमिक डोमिनेंस। ये कहता है चाइनीज फार्मर बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और ये कहता है कॉमन मैन सपोर्टिंग द ओपन डोर। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स और द कम्युनिटी है अटेम्प्टिंग टू होल्ड चाइना's, चाइना के डोमिनेंस इतना बढ़ने लगा था कि लोग अब इसको क्या करना चाहते, रोकना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना एंडेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन 19, अभी कुछ देर पहले डिस्कस, बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशन विद कंट्री, के साथ में रिलेशन एस्टैब्लिश करके यूएसए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमायर चाओ एन लाई प्रपोज फॉर मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पर एक पॉइंट डाउन मिल गया कि प्रीमायर चाओ एन लाई ने क्या प्रपोज किया था, फॉर मॉडर्नाइजेशन प्रपोज किया था 1973 में। अब ये फॉर मॉडर्नाइजेशन किससे रिलेटेड है आपको आइडेंटिफाई करना है। अब उसमें यहाँ पर कौन से सेक्टर को टारगेट नहीं किया गया था, तो फॉर मॉडर्नाइजेशन में 4 सेक्टर्स को टारगेट किया गया था, लेकिन यहाँ जो पॉइंट है इससे रिलेटेड कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, टारगेट नहीं किया गया था। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि उस समय ये उतना डोमिनेंट था, ठीक है। नाउ चाइना's approach to transition to a market economy was different of therapy। ये बात सही है, चाइना और रशिया दोनों ने, यूएसएसआर सॉरी, दोनों ने का जो कंडीशन है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो है सेम जैसा ही चल रहा था, लेकिन चाइना ने बहुत ब्रिलियंटली उसको हैंडल किया, स्टेप बाय स्टेप हैंडल किया, लेकिन यूएसएसआर अपनी पॉलिसी सेट हो गया और वहां उन्हें शॉक थेरेपी फेस करना पड़ा। कई सारे जो इम्पोर्टेंट बैंक्स थे वो सारे बैंकरप्ट हो जाते हैं, है ना, लोगों की सेविंग्स खत्म हो जाती है, जितना भी पुराना जो सिस्टम था जिससे गरीबों को बेनिफिट, वो सारे सिस्टम गैरेज सेल है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता, चाइना में which of the following statement best describe the Chinese, तो immediate and total privatization of all state, step by step बोला, a step by step opening of the economy starting with agriculture and then okay? So this is the correct answer, yes, that is step by step opening of the economy starting with the agriculture and then industry। लेकिन इसके बाद में बाकी पॉइंट है, moving directly to a command economy under Deng Xiaoping command economy, abolishing the role of the state in setting
अपर मार्केट इकोनॉमी ना, स्टेट का रूल अभी भी चल रहा है, स्टेट अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, एरियाज को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन that is related with Asian. So in the cartoon, the leader is dressed in karate or judo uniform, facing a competition fire, right? Facing a competition fire. यहाँ पर fire. What does this visual metaphor signifies about India's look? अब ये एक्चुअली इंडिया के लुकेस्ट पॉलिसीज हैं। मैंने ये सारे पॉइंट यहाँ कवर, एग्जाम में ऐसा नहीं है, एग्जाम में केवल इतना ही ये इसलिए दिया ताकि आप इस कार्टून के अगर है उसको जरूर से आप पढ़ करके रखिएगा। तो आखिर यहाँ पर क्या दिखाया है, और ये पर्सन तो है वो आखिर दूसरों के यूनिफॉर्म में क्यों दिख रहा है। तो इंडिया वाज प्लानिंग अ मिलिट्री इंटरवेंशन, क्या मिलिट्री इंटरवेंशन चाहता है। India was preparing itself for economic competition and integration with East Asian market. India was withdrawing from global trade to focus on internal security. Or India was attempting to replace Japan as the leader of East Asian nation. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है? That is, India was preparing itself for economic competition and integration with East Asian market, and the martial arts theme represent the discipline and readiness required to compete with Asian tigers like Singapore, right? Asian tigers हो गए यहाँ पर एक्चुअली ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उनके साथ में जो कि सिंगापुर क्या एशियन टाइगर्स भी कहते हैं, इनका इकोनॉमी जो है बहुत ही एडवांस है, उनके साथ कंपटीशन के लिए रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज इनिशिएटेड इन, पहले जो एशियन की तरफ की पॉलिसी क्या कहा जाता था, लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता था। Who was the prime minister that launched this policy? ठीक है, तो इंदिरा गांधी, पी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी। इट इज पीवी नरसिम्हा राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस 2014 के बाद से इस पॉलिसी का नाम था, लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल दिया गया, हैड बीन अपग्रेडेड टू व्हाट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द टू? एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? तो एक्ट ईस्ट फोकसेस ओनली ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, while look east was about tourism. Act East is more proactive, encompassing economic strategy and strategic dimension across a broader region. And option C कहता है Act East aim to reduce trade with Eastern nations to protect Indian industry. And option D कहता है Look East was focused on Europe while Act East was on what? On the USA. तो कहीं पर भी हमें यूरोप पर फोकस करते हुए दिखता है, ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर। और एक्ट ईस्ट जो है एम टू रिड्यूस ट्रेड विद ईस्ट एशियन, क्या ये ट्रेड को रिड्यूस करने की बात करते हैं? चलिए करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट ईस्ट इज मोर प्रोएक्टिव, राइट, बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है, एनकम्पासिंग है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को इस ब्रॉडर रीजन में कवर करने की बात करता है। एंड एक्ट ईस्ट जो है सिग्निफाइज फ्रॉम नियर इकोनॉमिक लुकिंग टू स्ट्रैटेजिक है, ठीक है, केवल इकोनॉमी को नहीं देखना बल्कि स्ट्रैटेजी को भी फोकस करना है एंड डीपर रीजनल कनेक्टिविटी को भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्शन मेंशन ग्रेटर इंटरेक्शन विद एशियन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन? तो एशियन 5 फॉर्म हम याद रखिएगा, और न्यू जो 5 मेंबर्स है यानी कि टोटल 10 मेंबर्स ऑफ एशियन से कवर हो सकते हैं, पढ़ के रखिएगा। तो यहाँ पर आपके कौन से जो है एशियन मेंबर्स है, चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड जो है ये आपका एशियन के है। इसके अलावा 4 अलग जो मेंबर्स है वो कौन से है वो आपको चैट बॉक्स में बताना। अब इसके अलावा यहाँ मैंने ये इमेज लिया है, ये रिसेंट टाइम जो आपका ऐड हुआ है उससे रिलेटेड है। तो चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ ये भी लिखा है कि चाइना, जापान एंड एशियन मेंबर्स नहीं है, they are Asian plus 3 partners है, and Thailand is a founding member, and these image is actually related with the leaders religious postal stamp to commemorate what silver jubilee of India and Asian partners। तो इंडिया और एशियन पार्टनरशिप का सिल्वर जुबली कब होता है ये भी आपका यहाँ पर कवर कर सकते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, कि एशिया और आपका किसका, एशियन और
इंडिया का पार्टनरशिप का सिल्वर जुबली कब होता है? ये होता है आपका 2018 में इसका सेलिब्रेशन होता है। और कहाँ इसका सेलिब्रेशन होता है? न्यू दिल्ली में होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको कवर करके जाना है, क्योंकि इस इमेज से भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कवर हो सकते हैं या फिर आपके इमेज बेस में भी दे सकते हैं। खैर ये इमेज के लिए नहीं देगा, या देके पूरा पॉइंट आपको डिस्कस करेगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। द कार्टून कंपेयर यस्टरडे एंड टुडे। तो इस कार्टून को ध्यान से देखिए, एक साइड बोला है यस्टरडे, एक साइड बोला है टुडे। अब यस्टरडे में क्या बोला है, यानी कि पास्ट में क्या करते थे लोग, दैट फिनिश योर डिनर देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग। यानी कि एक ऐसा समय था जब भारत के लोग गरीब थे, उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही है, और आप अपने डिनर फिक्स क्योंकि वहां पर लोग भूखे हैं। अब टुडे क्या हुआ, फिनिश योर होमवर्क देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्टार्विंग फॉर योर जॉब। क्या भाई आप अपनी पढ़ाई ठीक से, क्योंकि भारत और चाइना में ऐसे लोग हैं तो आप भूखे नहीं तो आपकी जॉब के लिए तैयार है, ठीक है। अगर आप नहीं काम करेंगे तो वो आपका जॉब ले लेंगे। So the cartoon compares yesterday and today. What is the primary change in the perception of India and China depicted in today panel? भाई ये ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट के ऊपर रिलेटेड है, ठीक है, और इसमें स्पेशली जो वाइटल रोल कौन प्ले कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज कर रहे हैं। तब यहाँ ऑप्शन देखिए, दे आर स्टिल सीन एज कंट्रीज स्ट्रगलिंग विद बेसिक फूड सिक्योरिटी। क्या यहाँ पर दिख रहा है कि आज भी क्या बेसिक फूड लड़ रहे हैं? They have emerged as major economic competitors in the global job market. They have stopped interaction with Western economies. They are now providing free food to developed nations. चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या है। That is, they have emerged as a major economic competitors in global job market. क्यों? Because of the globalization, और इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो भारत के लोग जो है ये फॉरेन कंट्री जाकर के काम कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री जाकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो द शिफ्ट फ्रॉम स्टार्विंग फॉर फूड टू स्टार्विंग फॉर जॉब रिप्रेजेंट द राइज ऑफ द सर्विस सेक्टर और बीपीओस इन इंडिया एंड यहाँ पर लोगों को मिल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट मेंशन दैट डेवलप्ड कंट्रीज हैव केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर विद वीजा पॉलिसीज। डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अपने वीजा पॉलिसी अपने बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं, ताकि कोई अंडर डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज से लोग वहां पर जॉब के लिए ना जाए, उनके चीजों को यूटिलाइज ना। अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दीज रेस्ट्रिक्शंस? टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कल्चरल आइडियाज फॉर डेवलपिंग नेशन, to ensure that their own citizens' jobs are not taken away by the people from other countries. C, to stop the flow of capital and investment developing nation. And D कहता है to encourage their citizens to move to India and China for better opportunities. चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, to ensure that their own citizen jobs are not taken away. ये बोलने के लिए उनके खुद के लोगों की नौकरी ना छीनी। Okay? So these point to a contradiction in globalization. While capital and goods move freely, the movement of people is highly restricted by the West. Very important. Next question. Globalization involves the flow of various elements across borders. तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा है that what is globalization? तो अगर हम what is globalization देखें तो globalization actually किससे related है? Globalization deals with the flow of ideas, flows of capital, flows of people, right? Everything. तो अब यहाँ पर बोला है which of the following flow is specifically highlighted by the mother's comment about starving for your job? Flow of commodity, flow of capital, flow of idea and services और flow of raw material. किस particular flow के बारे में है यहाँ पर? So the correct answer is what? That is flow of ideas and services. So the cartoon refers to outsourcing, where jobs in developed countries are moved to countries with cheaper skilled laborers. Okay? Now the next question, based on the textbook excerpt, and the textbook से मैंने कुछ लिया, which statement accurately describe the economic consequences of globalization? इनमें से कौन सा जो point है economic consequences of globalization है? It leads to the exact same economic result in it. It has led to the complete withdrawal of the state from all domains, including law and order. It generates different outcome in different parts of the world. It has primarily benefited the poor in developing. भाई ये अगर हम बात करें जॉब्स की
कि जॉब्स की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर आ रहा है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। और अगर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो जनरली जो लोग ग्लोबलाइजेशन सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन के बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ये सब। कि जो लोग इसका दूसरा जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, इसकी वजह से रिच और पुअर के बीच का गैप भी इंक्रीज हो रहा है। तो खैर, अब इस पॉइंट का आंसर चेक है दैट इट जनरेट डिफरेंट आउटकम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। तो अभी मैंने बोला ना कि सेम पॉलिसी जो है डेवलप कंट्रीज के लिए और आपके पुअर कंट्री के लिए नहीं चलेगी ग्लोबल लेवल में, ठीक है। और अगर हम सेम पॉलिसी को एप्लीकेबल कर रहे हैं तो रिच कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट और जो पुअर कंट्रीज है उनको कम बेनिफिट है। इसकी वजह से रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअर, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ हमने कुछ नए क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी, ठीक है। तो और आपने ये भी देखा कि कैसे आपको कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करना है, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।